सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज अकाउंटेंसी की क्लास में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसकी बहुत ही जबरदस्त क्लासेस हम लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है। मोर ओवर जस्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो उसकी जो गुडविल है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसके सारे केसेस बहुत बढ़िया तरीके से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि जस्ट प्रीवियस ही चैप्टर के अंदर हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो कह सकते हो कि आज की क्लास उन्हीं टॉपिक्स की एक रिवीजन क्लास है। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अपनी बुक, अपना रजिस्टर और अपना पेन लेकर जरूर बैठिएगा। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स, व्हिच मींस कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं, या कुछ हमारे लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स हो सकते हैं। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो बात आती है कि अब इन सब चीजों का हम क्या करें। भाई, आपने जो भी ये प्रॉफिट अपना फिलहाल सेव करके रखा हुआ है, आपने रिजर्व्स बनाकर रखे हुए हैं, या आपको जो लॉसेस हुए हैं ये सारे आपके पुराने एफर्ट्स की वजह से हैं। ये आपके प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने बैलेंस शीट में अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। बट जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो आते ही उसे कुछ राइट्स मिलते हैं। आप उसे अपने प्रॉफिट्स का शेयर भी देंगे, आप उसे अपने एसेट्स के ऊपर भी एक राइट देंगे। तो अगर आप आज ही इन सभी चीजों को पहले से ही एडजस्ट करके नहीं रखोगे तो आगे आने वाले टाइम पे उस नए पार्टनर का भी आपकी इन्हीं सभी चीजों पर एक अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे में समझदारी क्या कहती है? ऐसे में समझदारी यही कहती है कि नए पार्टनर के आ जाने से पहले ही हम इन सभी चीजों को पहले से ही एडजस्ट करके रख दें, सिर्फ प्रॉफिट्स को ही नहीं, लॉसेस को भी। क्यों? क्योंकि एक अनफेयर हो जाएगा कि अगर आपको प्रॉफिट था तो वो तो आपने अपने पास रख लिया, लेकिन अगर लॉस है तो वो आपने नए पार्टनर के लिए छोड़ दिया, और ऐसे में वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। खुद के ऊपर ही लेकर देख लो ना, कोई आपको कहे कि हम अपना पुराना प्रॉफिट तो बांट रहे हैं लेकिन लॉस को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो यहाँ पर वो नया पार्टनर भी तो कहेगा ना कि जब आप अपने प्रॉफिट्स को अपने जेब में रख रहे हो तो लॉसेस भी आप ही अपने पास रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही नए पार्टनर की एंट्री होती है हम अपनी पुरानी चीजों को पुराने पार्टनर्स के बीच में पुरानी रेशो में बांट देंगे। सिंपल। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपको बहुत डिटेल में इसको अभी भी पढ़ना है तो प्लीज आप लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके आप इस टॉपिक को दोबारा से एक बार बहुत डिटेल में मैंने वहां पर इस टॉपिक को पढ़ाया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं उन्हें यहाँ पर अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उन्हें पहले से सब कुछ आता होगा। ठीक है, उसके अलावा दो स्पेशल रिजर्व्स भी होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लेकर डेथ ऑफ अ पार्टनर तक सेम रहता है। तो आप उस टॉपिक को भी वहीं से जाकर एक बार दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा WCR और IFR का ही ट्रीटमेंट मैंने समझाया है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, सो आपकी सारी प्रॉब्लम मैंने कर दी है सॉल्व। तो आज हम जस्ट एक रिवीजन क्लास की तरह इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो बच्चे, अगर आपको प्रॉफिट्स हैं या आपके पास अगर कोई रिजर्व्स है, अब हमें कैसे पता चलेगा मैम की प्रॉफिट्स हैं, ये रिजर्व्स हैं? भाई वैसे तो मुझे पता है कि भाई तुम्हें पता है कि कौन कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं बच्चों के लिए बता देती हूँ कि बच्चे, आपको ये जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं ये आपको पहली बात तो दिखने को मिलते हैं लायबिलिटी साइड में।
ठीक है। और क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है और आपको ये पता है कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट नहीं दे रखी है बट लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बट वहीं पे अगर लिखा है डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसको आप क्या मानेंगे कि वो आपके लिए लॉस है। ठीक है। अब जिस तरीके से प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगे और वो आपके क्रेडिट बैलेंसेस हैं, लाइकवाइज जो लॉसेस होते हैं वो आपके कौन से बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंसेस। पढ़ा है ना नॉमिनल का रूल आपने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो बस वही सब चीजें हैं यहाँ पर। फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस भी आपको कौन से साइड्स में देखने को मिलेंगे, एसेट साइड में। अब मैम एग्जांपल भी दे दो फिक्टिशियस एसेट का, तो बच्चे आपको जो इकलौता फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अगर लिखा है तो वो भी आप देख सकते हो। और मैडम प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, बच्चे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, रिजर्व्स की मैं बात करूं तो जनरल रिजर्व है, कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा होता है समटाइम्स, आपके पास आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ज्यादातर आपको यही सब चीजें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अब मैम एंट्री क्या होगी बच्चे, अगर आप कर रहे हैं सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपको रखना नहीं है अब ये सब कुछ भी, पुरानी चीजें आपको बांटकर चलना है, यहीं से बांटकर चलना है, यहीं से खत्म करके चलना है उसको, तो आप पूरी तरीके से फुल बैलेंस खत्म करने वाले हैं। सो बच्चे क्रेडिट को अगर आपको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, वो तभी कैंसिल होगा। और क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमारे पार्टनर्स को मिलने वाले हैं तो आप पार्टनर्स को सारी चीजें उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, तो उससे उनकी कैपिटल होने वाली है इंक्रीज, विच मींस कि आप उसको करोगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है बच्चे, सो आपकी एंट्री जाएगी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मींस कि आप इन प्रॉफिट्स को किसको सौंप दोगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स को सौंप दोगे। और जस्ट बिकॉज यू हैव रिटन ओल्ड पार्टनर्स ओवर हियर, सो यू विल यूज ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ओल्ड रेशो का, पुरानी चीज पुराने पार्टनर पुरानी रेशो, प्लीज इसको फिट कर लो अपने माइंड में। वही बात अगर मैं लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स की करूं तो बच्चे इनका डेबिट बैलेंस होता है, कैंसिल करने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक नुकसान है, अब नुकसान के केस में आप पार्टनर से पैसा लेने वाले हो, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से ही लोगे, तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी। अब कैपिटल कम करने का मतलब क्या, आप उसे क्या करोगे, डेबिट, तो आपकी एंट्री क्या जनरेट होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट अगर आपको दे रखे हैं तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। अब यहां पर भी आपने ओल्ड पार्टनर लिखा है, सो यू विल यूज ओल्ड रेशो। बात समझ आ गई है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये एंट्री करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, कोई रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें वो आपसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछेंगे इन केस ऑफ एडमिशन, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री का जो मेन केस आता है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि एडमिशन में उनके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सो यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री बहुत कम पूछी जाती है, बट स्टिल हमें पता होनी चाहिए। तो जो एंट्री हमने उस चैप्टर में सीखी वही सेम एंट्री यहाँ पर भी है, कि अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हो, यानी कि आपके पास प्रॉफिट्स भी हैं, आपके पास लॉसेस भी हैं, आप कहते हो मैं अलग अलग एंट्री नहीं करनी है, एक ही एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर दो। प्लस हम यहाँ पर अपनी इन सभी चीजों को खत्म करके नहीं जाना चाहते, हम इसको आगे नई बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। नया पार्टनर कहता है कि ठीक है एक काम करो, रेशो चेंज हो जाने की वजह से कोई गेन तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, आप अपनी बैलेंस शीट को चेंज मत करो मेरे आ जाने की वजह से, आप अपने लॉसेस रिजर्व्स प्रॉफिट्स जो कुछ भी है इसे एज इट इज रहने दो, आप इससे एक इफेक्ट निकाल लो कि क्या बन रहा है, किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, और उस इफेक्ट को हम आपस में ही एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बात यहां पर निकल के सामने आई। तो ऐसे में एडजस्टमेंट के बाद अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस निकलता है तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो यहां पर एंट्री जनरेट होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बट वहीं पे अगर नेगेटिव बैलेंस निकलता है तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा एक गेनिंग पार्टनर को, तो एंट्री जनरेट होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मींस जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस। अब मैम यहां कौन सी रेशियो इस्तेमाल होगी, यहाँ गेनिंग भी लिखा है सेक्रीफाइसिंग भी लिखा है। बच्चे देखो एडमिशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो ऑब्वियसली
कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, विच मीन्स कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि मैम क्या गेनिंग रेशियो से काम नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह रही आपको कि सेक्रीफाइसिंग ही यूज करो। आप चाहो तो गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, आप चाहो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूलाज हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर दोनों के बारे में बता देते हैं। ठीक, सो बच्चे यही है सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स। बस आपको इतना ही समझना था, एक हमने रिवीजन ले लिया है। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट के नहीं कराऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं वही बात आपको समझा रही हूँ कि एडमिशन वाले चैप्टर में से इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से रेयर रहते हैं। जो ये टॉपिक है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा पूछा जाता है। तो बस एक रिवीजन की तरह कि हाँ, अगर एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तब क्या करते हैं इन प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स का, तो उस चीज के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, सो चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। सो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 ऑन पेज नंबर 4.102। सो क्वेश्चन है हमारे पास, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2024, they admit Z as a partner for 1/5 share in profits. तो अभी फिलहाल हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई हैं। X और Y पार्टनर्स है फर्म के अंदर, 3:2 में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे और उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। On that date, there was a balance of 1,50,000 in general reserve and a debit balance of rupees 20,000 in profit and loss account of the firm. Past necessary journal entries regarding adjustment of reserves and accumulated profit or losses. सो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक जनरल रिजर्व है 1,50,000 का और डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 20,000 का। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? तो मैम ये तो हमें पता है क्लियरली कि रिजर्व्स हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट्स है। और बच्चे डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए क्या है? यस, ये हमारे लिए लॉस है, विच मीन्स कि एक हमारे लिए प्रॉफिट है तो दूसरा लॉस, तो हमें दोनों ही एंट्रीज को करना है यहाँ पे। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पास एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में कोई बात नहीं की है। तो क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में कोई बात नहीं हुई तो सिंपल हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री करनी है। तो पहले अगर मैं प्रॉफिट्स वाली एंट्री की बात करूं तो यहाँ एंट्री आएगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो अब आपके ओल्ड पार्टनर कौन है? X और Y, तो 2X कैपिटल अकाउंट और 2Y कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास टोटल अमाउंट जो है जनरल रिजर्व का वो 1,50,000 है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो पुराने पार्टनर्स के बीच में ही किया जाएगा। सो ये आएगा आपका 90,000 एंड 60,000। ठीक, तो ये आपने प्रॉफिट की पहली एंट्री कर दी है। अब बात करते हैं लॉस की। तो लॉस के केस में जस्ट बिकॉज जो ये लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करने वाला है, तो आप एक रिवर्स एंट्री यहां पर लिखेंगे। आप करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बांटने जा रहे हैं आप इनके बीच में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 20,000, तो इसको भी आपको ओल्ड रेशो में बांटना है। तो 20,000 इंटू 3/5 और 20,000 इंटू 2/5, तो 12,000 एंड 8,000। लीजिए, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो बस हो गया आपका काम। ये हमने प्रॉफिट्स की एंट्री कर दी और ये लॉस की। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। Question is, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1. They take D into the partnership with effect from 1st April 2024. The new profit sharing ratio between A, B and C will be 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. अब तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो जस्ट इतनी थी कि पहले ABC एक पार्टनरशिप में थे, उनकी रेशो दे रखी है 6:3:1 जो उनकी ओल्ड रेशो है। फिर उसके बाद उन्होंने डी को एडमिट किया है
ABCD, अब ये 4 पार्टनर हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, तो अब उनकी रेशो है जो न्यू रेशो कहलाएगी 3:3:3:1। ओके, अब उनके पास उनकी बुक्स में कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉसेस हैं, और वो उनको एडजस्ट करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब होता है कि आप न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी आपकी, मींस आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें आप इन सभी चीजों को लेकर जाना चाहते हो, मींस कि आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, तो इन दैट केस वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे और जितने भी हमारे प्रॉफिट, लॉसेस या रिजर्व्स है, इनको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पता चल रहा है हमें कि एडजस्टमेंट एंट्री का है, नीचे लिखा भी है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये एंट्री आपको करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। आपको जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके अंदर हमें दिख रहा है कि रिजर्व्स भी हैं, प्रॉफिट भी है और कुछ लॉस भी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री अगर करनी है तो हमें उसके लिए चाहिए कि या तो पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा या नेगेटिव बैलेंस निकलेगा, उसके बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि एंट्री क्या बनेगी। तो पहले यही काम कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व आपके लिए एक प्रॉफिट है, विच मीन्स कि ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। उसी तरीके से कंटिजेंसी रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके लिए प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो ये भी प्रॉफिट होता है, पॉजिटिव बैलेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके लिए फिक्टिशियस एसेट है और ये आपके लिए एक नेगेटिव बैलेंस का काम करेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, डिडक्ट। अब आप निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट। सो नेट इफेक्ट जब आप निकालेंगे तो देखो आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है 3 लाख। अब उस 3 लाख में से अगर आप 1,20,000 माइनस करते हो तो आपका जो नेट इफेक्ट आता है वो पॉजिटिव 1,80,000 आ रहा है, मींस कि ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस के लिए आपकी एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना होगा गेनिंग पार्टनर का नाम और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की ओल्ड रेशियो 6/10, न्यू रेशियो 3/10, ये सेक्रीफाइस कर गया 3/10 से। बी की ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो भी 3/10, तो ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस। सी की ओल्ड रेशियो 1/10, न्यू रेशियो 3/10, तो ये गेन कर रहा है 2/10 शेयर के लिए, क्योंकि इसका अमाउंट क्या क्योंकि इसका शेयर यहाँ पर नेगेटिव निकल कर आया है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आया, तो वो क्या है, गेनिंग पार्टनर। देखो डी अंडरस्टूड है वैसे कि गेनिंग पार्टनर ही होगा क्योंकि वो एक न्यू पार्टनर है, बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए मैंने यहाँ पे उसकी भी रेशो निकाली है। भाई उसकी ओल्ड रेशो तो कोई होगी नहीं क्योंकि वो पहले हमारी फर्म में था ही नहीं, तो 0। न्यू रेशो है इसकी 1/10, तो देखो उसका शेयर भी -1/10 आया, इसका मतलब वो भी एक गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर हमारे पास 2 निकल कर आए, सी और डी। तो आप यहाँ एंट्री लिखोगे C's करंट अकाउंट डेबिट, D's करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन था आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, A's करंट अकाउंट। अब मैम एंट्री का अमाउंट बताइए। बच्चे एंट्री का अमाउंट कैसे निकालते हैं, आपको टोटल 1,80,000 की एडजस्टमेंट करनी है। वो आप किस रेशो में करेंगे, जिस शेयर से आप सेक्रीफाइस या गेन कर रहे हैं आप उसी शेयर में उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3/10 शेयर इसका निकाला जाएगा, जो आपका आएगा 54,000। अब यहां से हमें गेनिंग रेशो मिलती है 2:1, तो आप इस 54,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो ये तरीका है, या आप सिंपली इनके गेन शेयर से भी अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो भी ये डायरेक्टली आ जाता। ठीक है, तो ये आएगा आपका 36,000 और 18,000, बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री का भी क्वेश्चन करा दिया है, और अगर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। तो जस्ट इतना ही आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स के बारे में अभी फिलहाल के लिए सीखना था। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कैसे हमने प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इन सभी चीजों को एडजस्ट किया। लाइकवाइज हमारे कुछ और एसेट्स और लायबिलिटीज भी होते हैं जिन्हें हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडजस्ट करना होता है, क्योंकि देखो एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे बढ़ते और घटते रहते हैं। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो कुछ जो एसेट्स होते हैं वो हमारे रीवैल्यू होते हैं, मींस कि उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है,
हो सकता है कि वो बढ़ गए हो सकता है कि वो घट गए हो। इसी तरीके से हम अपने लाइबिलिटीज को भी रीअसेस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हो, कुछ डिक्रीज हो गई हो, या कोई नई लाइबिलिटी या कोई नया एसेट हमारी फर्म में आ गया हो, कोई एक्सपेंस भी अराइज हो सकता है। सो इस एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से कुछ गेन और लॉस अराइज हो सकता है। तो अब यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नया पार्टनर जब एडमिट हो जाता है, क्या उसके बाद हम ये काम करें या उसके आने से पहले ही इस सब चीजों को हम एडजस्ट करते हुए चलें? भाई समझदारी तो यही कहती है कि उसको पहले से एडजस्ट करते हुए चलो। वही जो बात हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में पढ़ी कि जो प्रॉफिट होगा वो आपके एफर्ट्स का पार्ट है, तो आपको ही मिलना चाहिए। लाइकवाइज भाई देखो, लॉसेज है तो लॉसेज भी आप ही के कारण हुए, तो वो आप ही को एडजस्ट करने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग उसके आने से पहले ही इसको एडजस्ट करते हुए चलते हैं। सो हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट एक, और ये अकाउंट है एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये हम पूरा कॉन्सेप्ट प्रीवियसली फिर से मैं यही कहूंगी कि पढ़ चुके हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसी चैप्टर में जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी रेडी है। वैसे मैं यहाँ पर भी पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो आप वहां जाकर इसको दोबारा से एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो मतलब अगर क्वेश्चन में आए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो विच मीन्स कि वो आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछ रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसका नेचर एक नॉमिनल अकाउंट की तरह चलेगा, तो यहाँ पर आपको तो पता है ना कि क्रेडिट होते हैं सारे इनकम और गेन्स और डेबिट होते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारा नॉमिनल अकाउंट का नेचर यही कहता है। बट ये एक्सपेंसेस और लॉसेस किसकी वजह से होने चाहिए? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से। ये इनकम और गेन किसकी वजह से होने चाहिए? इन एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से। विच मीन्स कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर कोई या लॉसेस होते हैं तो उसको करेंगे आप डेबिट। वहीं पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर आपको कोई गेन दिख रही है तो उसे आप करेंगे क्रेडिट। ठीक है, आप इसे एक्सपेंसेस और लॉसेस सिंपली क्या है भैया, देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है बेसिकली तो आप डेबिट साइड में उसको लिखो, और अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से आपको कोई फायदा हो रहा है तो भाई आप उसको क्रेडिट साइड में लिख लो। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से आपको नुकसान कब होगा? एसेट्स आपके बेनिफिट होते हैं, लाइबिलिटीज आपका बर्डन होता है। ठीक है, तो अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपका बर्डन बढ़ रहा है, तो बर्डन बढ़ना इज नुकसान ना, तो इसीलिए अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब मैडम ये URL क्या है? बच्चे URL है हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। भाई हमने पहले कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब वो अराइज हुई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो अल्टीमेटली बर्डन तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाए, आपका बेनिफिट कम हो जाए, तो ये आपके लिए नुकसान है ना, तो इसीलिए एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना भी डेबिट साइड में लिखा जाता है। और अचानक से कोई एक्सपेंस अराइज हो जाए तो वो भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? तो यानी कि लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट का घटना हमारे लिए नुकसान होता है। इसी का रिवर्स हमारे लिए इनकम और गेन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फायदों को। अगर वही बर्डन कम हो गया तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो आपके लिए फायदा है, तो क्रेडिट करिएगा। अगर आपके एसेट्स, आपके बेनिफिट्स इंक्रीज हो गए हैं तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है, तो क्रेडिट करिएगा। अब मैडम यहाँ पर ये URA क्या है? बच्चे URA का मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, कि हमारे पास अचानक से एक नया एसेट आया है या हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर अगर कोई इनकम भी अराइज हो जाती है आपकी उस टाइम पर, तो उस इनकम को भी आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, एसेट्स का बढ़ना फायदा, घटना नुकसान, लाइबिलिटी का घटना फायदा, बढ़ना नुकसान, एक्सपेंस का आ जाना नुकसान, इनकम का आ जाना फायदा। तो बस इतना सा ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फायदों के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में, वहीं पर नुकसान के लिए आप जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ जर्नल एंट्री का, रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और उसी से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से क्लियर। सो हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 46। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रमेश और नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो कुछ एंट्रीज हमें दे रखी हैं जिसके लिए हमें रीवैल्यूएशन से उसको एडजस्ट करना होगा। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो नहीं थी तो मैंने इसको 1:1 मान लिया है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई डीड नहीं होती तो आप यही कहेंगे कि हमारी जो रेशियो है वो इक्वल है।
और जब क्वेश्चन खुद भी साइलेंट होता है रेशो के लिए तो आपको 1:1 ही लेट करना होगा, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है A provision for doubtful debt 10% was made on sundry debtors, और डेटर्स हैं आपके 50,000 के। उन्होंने कहा कि आपके जो डेटर्स हैं 50,000 के, उसमें से 10% डेटर्स पर आपको शक है कि शायद वो आपका पैसा ना दे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज को शो कर रहा है कि आपका जो एसेट है सन्डी डेटर्स के नाम का, वो कहीं ना कहीं हो सकता है इन फ्यूचर कम हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ डेटर्स आपको पैसा ना दे। तो ये एंट्री फायदे को रिप्रेजेंट कर रही है या नुकसान को? यस, नुकसान को। तो नुकसान के लिए हमने अभी क्या पढ़ा कि रीवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब क्योंकि 50,000 के डेटर्स हैं, 10% का ही प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, तो वो आएगा आपका 5,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000 का मतलब होता है कि 5,000 के क्रेडिटर्स अब आपको नहीं पे करने हैं। उन्होंने मना कर दिया कि 5,000 रुपए आपको और देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बर्डन रिड्यूस हो चुका है, फायदा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंट्री, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो चुकी है तो उसे करेंगे आप डेबिट, और क्योंकि आपको फायदा हुआ तो आप करेंगे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, ये भी अगेन 5,000 से। उसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, जिसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग एसेट एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई है तो आपको फायदा हुआ। अगेन फायदों के लिए आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, और एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उसे आप करेंगे डेबिट। सिर्फ 20% से इंक्रीज हुई है तो सिर्फ उतने से ही आपको वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है। तो 2 लाख का 20% आएगा आपका 40,000। नेक्स्ट आगे एंट्री करते हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। अब इन्वेस्टमेंट आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब रिकॉर्ड करनी है। एक एसेट इंक्रीज हो गया है आपका, तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि फायदा हुआ है हमें 15,000 से। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। आपको लगता है कि शायद आपको रिपेयर्स का कुछ बिल है जो आपका आउटस्टैंडिंग है, उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है। पेमेंट करनी पड़ सकती है मींस कहीं ना कहीं एक बर्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बर्डन इंक्रीज होने वाला है, तो आपके लिए नुकसान है। तो नुकसान के लिए रीवैल्यूएशन डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 2,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज 3,000। अब फिर से आपको सप्लायर को 3,000 रुपीज देने थे, अनरिकॉर्डेड है, आपका एक बर्डन था जो अनरिकॉर्डेड रह गया था, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगेन आपको नुकसान होने जा रहा है तो रीवैल्यूएशन करेंगे आप डेबिट। आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है तो आप सीधे सप्लायर लिख सकते हो या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एंट्रीज तो सारी कर ली है, हमने जहां जहां देखा फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर लिया था, जहां जहां हमने देखा कि हमारा नुकसान हो रहा है तो हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट कर लिया था। क्वेश्चन की एंट्रीज तो खत्म हो चुकी है, तो आपको लगेगा कि हमारा काम तो हो गया, नहीं। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरीके से थी कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टनर्स हैं, पार्टनर की रेशो क्या है। तो एट द एंड एंट्रीज करने के बाद आप एक एंट्री आपको यहाँ पर खुद करनी होगी, कौन सी, रीवैल्यूएशन की वजह से होने वाले प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक 7th एंट्री भी करोगे फॉर द प्रॉफिट और लॉस, जो भी अभी आएगा निकल के। तो हम देखते हैं कि हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कितने से किया है, हम इसके डेबिट्स चेक करते हैं और क्रेडिट्स चेक करते हैं। तो डेबिट किया है हमने 5,000 से, फिर उसके बाद 2,000 से यानी कि 7,000, 7,000 प्लस 3,000 10,000 से, 10,000 से हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, और क्रेडिट 5,000 40,000 यानी कि 45,000, 45,000 के बाद आपने 15,000 से किया विच मीन 60,000। तो 60,000 से आपने क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन को, और 10,000 से आपने डेबिट किया है। तो क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है गेन्स को,
वहीं पे डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को। तो आपको दिख रहा है ना कि गेन ज्यादा है और लॉस कम है, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या होगा कि आपको रिवैल्यूएशन की वजह से गेन हुआ है। अब ये गेन किसको मिलेगा? वही पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन का ये गेन डिस्ट्रीब्यूट करना है रमेश और नरेश के बीच में। तो टू रमेश एंड नरेश कैपिटल अकाउंट। कितना बांटेंगे भाई? 60,000 माइनस 10,000 यानी कि 50,000। कौन सी रेशो में? इस रेशो में इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उनकी ओल्ड रेशो है। तो 25,000 और 25,000। तो ये आपने एक सेपरेट एंट्री करी है गेन ऑन रिवैल्यूएशन की, जो आपको खुद से यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, सिर्फ एंट्रीज ही करके आपको कहानी खत्म नहीं करनी है, अपने आप से आपको ये एक एंट्री और पास करनी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि क्या था। एंट्रीज के थ्रू भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो उसमें हमें हर क्वेश्चन में मोस्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही होगा, तो वहां हम उस चीज की और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, सो आज हमने एक रिवीजन क्लास की तरह आज की क्लास कंडक्ट की कि जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था उसी को हमने यहाँ पर रिवाइज किया है। ठीक है, एंड आई सैल्यूट टू दो स्टूडेंट्स जो एंड तक आए हैं इस वीडियो को देखते हुए और सारी वीडियोस को पूरा कंप्लीटली देखते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत आपकी अच्छी पढ़ाई चल भी रही होगी। प्लीज लगे रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, एंड डेफिनेटली अगर आप इतना हार्डवर्क करते रहोगे मेरे साथ, जितना हार्डवर्क आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हार्डवर्क इस टाइम पे मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मेरा ड्रीम सिर्फ यही है कि जब आप अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देकर आएंगे तो आप आकर जरूर कहेंगे कि मैम हमें बिल्कुल ऑनलाइन चीता बैच से फायदा हुआ और हमारी पढ़ाई जो थी, जो हमारी मेहनत थी, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई है। और उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत भी यहाँ पर कामयाब हुई है। ठीक है बच्चे, सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप सपोर्टिंग ऑनलाइन चीता बैच और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट जो है वो गेन कर सके। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।